नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग अपने ई लर्निंग के इस कक्षा में प्राचीन भारत में लोहे के विकास और तकनीक परिवर्तन में उसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक पीजी प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। साथ ही साथ स्नातक स्तर पर पूछे जाने वाले प्रश्न जो लोहे और द्वितीय नगरीकरण से संबंधित हैं उस पर भी यह प्रकाश डालता है। प्राचीन भारत में लोहे की भूमिका पर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं। सवाल की प्रकृति भी अगर हम लोग देखें तो सवाल इस तरह से बनते हैं। जैसे सवाल पूछा जा सकता है कि लोहा भारत में परिवर्तन का वाहक रहा है, कैसे, या इस पर चर्चा करें। या इसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका पर प्रकाश डालें। या फिर हम लोग इसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि प्राचीन भारत के तकनीकी विकास में लोहे की बड़ी भूमिका रही है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। हमारा चर्चा का विषय यही है कि भारत के तकनीकी विकास में लोहे की भूमिका, अर्थात लोहे में ऐसा कौन सा गुण था जिसके कारण द्वितीय नगरीकरण का पूरा श्रेय लोहे को दिया जाता है कि लोहा एक ऐसी धातु के रूप में आया जिसने भारत में द्वितीय नगरीकरण को संभव बनाया। ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं द्वितीय नगरीकरण की। भारत में प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी की सभ्यता को नगरीकृत सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीकृत सभ्यता का श्रेय उसे ही दिया जाता है और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब इस सभ्यता में कांसे का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। सिंधु घाटी तक भारत में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। विवादास्पद साक्ष्य मौजूद हैं, जैसे कालीबंगा से जुती हुई खेत वगैरह मिली है या लकड़ी के फाल मिले हैं, लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं। इसलिए अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि भारत में लोहा आर्य संस्कृति की देन है। मतलब कि सिंधु सभ्यता के बाद आर्य जब भारत आए उस समय से भारत में लोहे का प्रचलन शुरू हुआ। इससे पहले लोग तांबे, टीन या मिश्र धातु के रूप में कांसे का प्रयोग करते थे और कांसा अधिक लोकप्रिय हो गया था। तांबा प्रथम ज्ञात धातु थी, उसके बाद टीन, और दोनों को मिलाकर, तांबा और टीन को मिलाकर एक मिश्र धातु के रूप में कांसे का प्रयोग शुरू हुआ। तो आखिर लोहे के आने के बाद ऐसा क्या बदलाव हुआ, लोहे में ऐसा कौन सा गुण मिला कि पूरी सभ्यता के तकनीकी बदलाव का दौर लोहे को दे दिया गया। तो लोहे के इस गुण पर चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का फैलाव जो है वो पश्चिमोत्तर भारत, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान के उत्तरी भाग, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी भाग में, मतलब सिंधु घाटी के मैदान का जो इलाका है, इस इलाका में सिंधु घाटी की सभ्यता का फैलाव हुआ था। सिंधु घाटी का अधिकतम पूर्वी विस्तार हम लोग मेरठ तक पाते हैं। लेकिन आर्य संस्कृति के फैलाव की रफ्तार देखें तो आर्य संस्कृति उत्तर पूर्वी भारत तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे फिर मगध साम्राज्य के उदय के साथ हम देखते हैं कि प्रथम साम्राज्य, भारत की साम्राज्यिक राजधानी पाटलिपुत्र बनी। तो उत्तर पूर्वी राज्यों तक फैलाव होता है। तो ये पश्चिमोत्तर भारत से उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य भारत के इलाकों में आर्य विस्तार पाते हैं। यह इलाका लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में भी यहाँ लोहे की प्रचुर भंडार हैं और लोहे का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है। प्राचीन काल में भी जब पाषाण संस्कृति से हम आगे आकर आधुनिक कृषि संस्कृति में आते हैं तो उस समय उपकरणों की बड़ी भूमिका हो गई। पाषाण संस्कृति में उपकरण हम अपनी रक्षा के लिए बनाते थे
पाषाण उपकरण, जो अधिकांश पाषाण उपकरण बने हैं, उसे हमने अपनी रक्षा के लिए बनाया। लेकिन कृषक संस्कृति में आते आते उपकरण जो है वो तकनीकी उपकरण के रूप में बदलने लगे। हथियार के अलावा उसका हम लोग इस्तेमाल खेती और दूसरे यंत्रों को बनाने में करने लगे। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका कृषक खेती के संबंधित उपकरणों के रूप में पाते हैं कि धातुओं का इस्तेमाल जैसे जैसे खेती और इससे जुड़ी हुई गतिविधियों के रूप में होने लगा, उस तरह व्यापार वाणिज्य में तेजी आई। सिंधु सभ्यता के बाद जब आर्यों का विस्तार पूर्वी भारत की ओर होता है, तो पूर्वी और मध्य भारत में लोहे की खानें बड़ी मात्रा में मौजूद है, जिससे लोहे का पर्याप्त भंडार मिला। दूसरा, लोहा आसानी से उपलब्ध होने के साथ साथ आसानी से बनाई जा सकती थी। जैसे अतरंजी खेरा में देखते हैं, लोहे को गलाने की भट्टियाँ थी। लोहे खदान से निकालकर आसानी से पत्थरों से, मतलब उन्हें उनके खनिजों से आसानी से अलग किया जा सकता था। इसे मनचाहे आकार में ढाला जा सकता था। और लोहे का कुछ विशेष गुण, जैसे विशेष लचीलापन होना, कठोर होना, इस्पात के रूप में बनाया जाना या ढलुए लोहे के रूप में प्रयोग में लाना, लोहे को अपनी आवश्यकता अनुसार अनेक रूपों में हम लोग बदल सकते थे। तो लोहे का यह विशेष गुण लोगों के तकनीकी विकास के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। इन गुणों के कारण लोहे की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई। तो लोहे से हम लोगों ने अनेक प्रकार के यंत्रों को बनाना शुरू किया। जैसे हथियार के रूप में हम लोगों ने बाण के फलक, सूल, तलवार, तीक्ष्ण धार वाले अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, महीन कील के रूप में प्रयोग, नुकीले हथियारों के रूप में उसका प्रयोग, भारी हथियार के रूप में, बड़े हथियार भारी हथियार के रूप में उसका प्रयोग करने में सफल हो पाए। इसी तरह हम लोग उसे खेती के उपकरण जैसे कुदाल, फावड़ा, खुरपी, फाल, लोहे के फाल, बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर लोहे की जो पट्टियाँ चढ़ाई जाती है, लोहे के जिसको हम लोग लोहे के हाल कहते हैं, उस रूप में प्रयोग। तो ये सारे उपकरण तकनीकी विकास में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए। और इन कृषि उपकरणों की मदद से, जैसे कुल्हाड़ी से, लोहे के कुल्हाड़ी से हम लोग उसके धार को अधिक तेज कर सकते थे, और कठोर होने के कारण इसकी धार अधिक कड़ी चीज़ों को भी काटने में सक्षम थी। तो इसके कारण हमने इस गांगेय प्रदेश में फैले हुए घने जंगलों को साफ करके उसे खेती के मैदानों के रूप में आसानी से विकसित करने में हमें सफलता मिली। यह गंगा यमुना के मैदानी मिट्टियों का इलाका था, समतल भूमि थी, मैदानी भाग था, लोगों के रहने के लिए भी आसानी से उपलब्ध ज़मीनें थी, जिससे जंगलों को साफ करके खेती के ज़मीन के रूप में, खेती के मैदान के रूप में बदलना काफ़ी आसान हो गया लोहे के इन उपकरणों के कारण। दूसरा, लोहे के जो कृषि उपकरण बनाए गए, जैसे लोहे के फाल वगैरह जो बनाए गए, इससे ज़मीन की जुताई काफ़ी आसान होने लगी। ज़मीन के अंदर जैसे पहले लकड़ी के फाल इस्तेमाल किए जाते थे, या कांसा में जो भंगुरता का गुण था, वो किसी कड़ी चीज़ों से टकराने के बाद टूट जाता था। लेकिन लोहे में यह विशेष गुण था, लोहा लचीला था, और इससे कड़ी मिट्टियों को, कड़ी चट्टानों को भी खोदा जा सकता था। लोहे के खुरपियाँ, लोहे के हंसिया, लोहे के फावड़े, इन सभी साधनों से आसानी से खेती को करने में काफ़ी आसानी हुई। गहरी जुताई के कारण उपजाऊ मिट्टी और गंगा यमुना के मैदानी भागों के कारण भी कृषि अधिशेष में काफ़ी सफलता मिली। इसके अलावा बैलगाड़ियों के पहियों के ऊपर, लकड़ी के पहियों के ऊपर लोहे का जो फाल चढ़ाया जाता है, उससे यातायात के साधनों का भी विकास हुआ। लोहे के कीलों के माध्यम से जल में चलने वाले नाव वगैरह के तख्तों को जोड़ना आसान हुआ। तो इन उपकरणों की मदद से व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, इन सभी चीज़ों में ज़्यादा सुविधा महसूस हुई। लोहे के हथियार हल्के और ज़्यादा मारक क्षमता वाले थे, तो इनके माध्यम से भी सुरक्षा में भी तेज़ी आई। और दूसरे उस समय उपस्थित दूसरे जन समुदाय या कबीले या आदिम जनजातियों के ऊपर आर्यों ने तेज़ी से अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया। इससे उसके विकास की रफ्तार, उसके फैलाव की रफ्तार ज़्यादा तेज़ हुई।
आसानी से वो इन भागों में फैलते गए और एक बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण करने में सक्षम हो पाए। इसके अलावा शिल्प, विशेष प्रकार के शिल्प जैसे हाथी दांत पर नक्काशी करना, सुनार या कर्मकारी या बढ़ईगिरी, लकड़ी को मनचाहे आकार में काटना, तो इस तरह के अनेक शिल्पों का भी प्रादुर्भाव लोहे के उपकरणों के होने के कारण आसान हो गया। ऋग वैदिक काल से जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस तरह व्यापार वाणिज्य में काफ़ी तेज़ी आई। पहली तेज़ी इसलिए आई कि कृषि उपकरणों की उपलब्धता से कृषि अधिशेष उत्पादन काफ़ी सहज हो गया और कृषि अधिशेष उत्पादन मतलब कि उत्पादन में बढ़ोतरी, अपने उपभोग से उत्पादन जितना ज़्यादा हुआ, अधिशेष उत्पादन को हम लोगों ने व्यापार के रूप में, वस्तु के रूप में बेचना शुरू किया। तो ये अधिशेष उत्पादन ने अतिरिक्त क्रय क्षमता का विकास किया। दूसरा, खेती में इन उपकरणों की मदद से अतिरिक्त श्रम शक्ति जो है वो भी मुक्त हुई और वो दूसरे व्यापार वाणिज्य कर्मों में लग गई। तो इसके माध्यम से व्यापार के दूसरे क्षेत्रों का विकास हुआ, शिल्प कला का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास अंततः नगरों के विकास की ओर प्रेरित किया। तो द्वितीय नगरीकरण में बुद्ध काल तक आते आते देखते हैं साहित्यिक स्रोतों में भी और पुरातात्विक स्रोतों में भी कि नगरों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। बुद्ध काल तक आते आते ऐसे 60 नगरों का उल्लेख होता है जो व्यापार वाणिज्य के केंद्र बन चुके थे। तो व्यापार वाणिज्य के में तेजी आई। इस समय में देखें तो द्वितीय नगरीकरण के दौर में मतलब कि 600 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के आते आते हम पाते हैं कि उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत के लगभग 700 से ज़्यादा पुरातात्विक स्थलों को खोदा गया है, पुरातात्विक स्थलों की खुदाई की गई है, जिसमें हमें लोहे के उपकरण लगभग 700 से अधिक स्थलों पर लोहे के उपकरण मिले हैं। जबकि लोहा जंग खाकर सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, उसके बावजूद प्रचुर मात्रा में लोहे के उपकरण मिले हैं। इसका मतलब यह है कि इस समय तक लोहे का फैलाव काफ़ी हो चुका था, यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय धातु बन चुकी थी और विभिन्न प्रकार के उपकरणों को बनाने के लिए लोहा उपलब्ध था। बिहार में भी पाते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्थान में भी जब हम एक कारण ढूंढते हैं तो लोहे की खानों का होना, लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता भी मगध साम्राज्य के निर्माण में सहायक सिद्ध हुई थी। चिरांद, सोन के इलाकों में भी लोहे के अनेक उपकरण मिले हैं, जिसमें कुल्हाड़ी, छैनी, खुरपी, लोहे की कीलें, इन सभी चीज़ों को पाया गया है। साहित्य में भी देखें तो अथर्ववेद, वाजसनेनी संहिता में भी श्याम यक्ष के रूप में लोहे की चर्चा हुई है और लोहा ही वह कारक था जिसने द्वितीय नगरीकरण को संभव बनाया। संक्षेप में देखें तो जैसे ही कृषि अधिशेष उत्पादन होने लगा, वहाँ से व्यापार वाणिज्य की शुरुआत हुई और व्यापार वाणिज्य शिल्पों का विकास ने नगरों के उदय को सहायक बनाया। तो इन सभी कारकों के पीछे लोहा एक प्रेरक तत्व था। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम लोग इसी से संबंधित अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।